हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भाई टॉपिक है राइनाइटिस है, यानी कि एक नाक यानी कि नोज की डिसीज होती है। आगे हम देख लेते हैं भाई, इसकी डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। राइनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन एंड सोइलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। यानी कि ये क्या है, एक नाक की बीमारी है, डिसीज डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यानी कि राइनाइटिस एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिससे हम ब्रीथिंग साइकिल लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं तो भाई किससे होके जा रहा है, नोज, नोस्ट्रल, नोजल कैविटी, नोजोफेरिंग्स और लेरिंग्स और ट्रैकिया, ब्रांचेस, ब्रोंकाई, ये यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है भाई। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसको हम बोलेंगे राइनाइटिस को अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि अपर पार्ट में। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि भाई नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अब भाई नोज की क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन, अब वो कौन सी फंक्शन कर रही है, वो म्यूकस का सीक्रेशन कर रही है। क्यों भाई, जो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको, जो म्यूकस को सीक्रेशन इसलिए करती है क्योंकि इरिटेशन वगैरह ना हो नोजल कैविटी में। क्यों नहीं हो, क्योंकि भाई जो एयर होती है हमारी, यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन लेवल होता है, और ऑक्सीजन क्या होती है भाई, वो क्या होती है भाई, एकदम यानी कि हार्ड यानी भारी होती है। ऑक्सीजन क्या होते हैं, भारी। अगर हम, आप लोगों ने देखा होगा भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर जब हम देते हैं, जब बॉल्स अपार्टस से होते हुए ऑक्सीजन यानी कि ड्राई एयर से मोस्ट एयर में कन्वर्ट होता है जब हम नोज के अंदर एंटर करते हैं। तो सेम कंडीशन है भाई, ये क्या करता है, अब नोजल म्यूकस यानी म्यूकस मेम्ब्रेन है, अब वो म्यूकस को सीक्रेशन करेगी। उसका क्या फंक्शन रहता है भाई, ड्राई एयर को मोस्ट एयर करना, और यानी कि अंदर तक प्रॉब्लम नहीं कॉज हो तो उसको सर्वाइव करवाना। ठीक है भाई। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, नोजल मेम्ब्रेन यानी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन कंडीशन हो रही है। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं राइनाइटिस। ठीक है भाई। तो या तो भाई वो किसी कारण कॉज भी तो होगा भाई इसका। तो भाई देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है कि नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में किसी भी फॉर्म में पैथोजन, या फिर मान के जो फॉरेन पार्टिकल या इंजरी, या फिर की वजह से क्या हो रहा है भाई, इन्फेक्शन हो रहा है। और इन्फेक्शन से क्या मतलब भाई, इन्फ्लामेशन कंडीशन। भाई इन्फ्लामेशन कंडीशन होगी तो भाई सोलिंग, रेडनेस और सीवियर पेन तो भाई नोजल म्यूकस मेम्ब्रेन में भाई देखने को मिलेगी, और इरिटेशन वगैरह देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, यानी कि इसी को हम राइनाइटिस बोलते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में क्या है, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि म्यूकस का सीक्रेशन कर रही है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल या इंजरी या कोई पैथोजन से क्या हो रहा है, नोजल म्यूकस मेम्ब्रेन इंजर्ड हो रही है, जिसकी वजह से उस जगह इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है। ठीक है भाई, जिसकी वजह से सोलिंग, रेडनेस और पेन सीवियर देखने को मिलेगा, जिसी को हम बोलते हैं राइनाइटिस। ठीक है भाई, आगे हम देख लेते हैं। ये कुछ राइनाइटिस के टाइप्स हैं। ठीक है भाई। तो नंबर पहला टाइप्स है भाई, दो ही टाइप्स होते हैं जो मोस्ट कॉमन रहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है भाई। इन दोनों में हम अंतर देख लेते हैं। जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो क्या होता है भाई, नोजल कैविटी में इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाती है, यानी किसकी वजह से, डस्ट पार्ट हो या इन्वायरमेंटल फॉरेन बॉडी हो। ठीक है भाई। तो जिससे क्या भाई, एलर्जी जो मोस्ट कॉमन कॉज्ड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है भाई। और दूसरे नंबर पे देख लेते हैं भाई, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यह एक मेडिकल कंडीशन होती है। ठीक है भाई। ये क्या होती है, जो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होती है, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जो जिसकी कॉज अननोन होते हैं, यानी कि कोई भी कॉज हो सकता है। तो नंबर जो पहला है, इन्फेक्शन राइनाइटिस। अब भाई मान के जो इन्फेक्शन राइनाइटिस में क्या हो गया, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फंगल इन्फेक्शन हो गया, या किसी प्रकार का पैथोजन हो गया, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया भाई, नोजल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इंजर्ड हो गई है, जिसकी वजह से भाई इन्फ्लामेशन कंडीशन है। तो उसको ये लक्षण दिखेंगे, सोइलिंग, पेन और रेडनेस सीवियर कंडीशन में। ठीक है भाई। तो आगे हम देख लेते हैं भाई, एक दूसरे नंबर पे भाई जो मोस्ट कॉमन दिखेगा, वेसोमोटर राइनाइटिस। तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई, ये क्या होता है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होते हैं, तो उनका फंक्शन डिसबैलेंस हो जाता है। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक क्या होता है। जी भाई, नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो सिंपैथिक क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ को अचानक से आप गली में जा रहे हो, एक संग आपके सामने कुत्ता आ गया, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, और उसको कवर करने के लिए पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा कि भाई वो
कुत्ता ही है, कोई यानी कि शेर वगैरह नहीं है, जिससे कि और हाइपर ना हो। ठीक है भाई, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये होता है। ठीक है भाई, तो इसके यानी कि डिसबैलेंस होने से, ठीक है, इसका प्रॉपर क्या होगा, फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, वेसोमोटर राइनाइटिस। अब भाई आगे हम देख लेते हैं ओक्यूपेशनल राइनाइटिस। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, जो लोग बाहर काम करते हैं, जो लोग कंपनी, फैक्ट्री या अदर केमिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जॉब अदर सिटी में जाकर, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, यानी कि कोई पर्सन है, कोई यानी कि डस्ट में भी हो रहा है, कोई यानी कि कोई मान के चलो फॉर्मेल्डिहाइड लगा रहा है, एथिलीन ऑक्साइड यानी कि छिड़क रहा है कोई फॉरेन पार्टिकल को डेथ करने के लिए, तो उसके कांटेक्ट में आने से उस कंडीशन को बोलते हैं हम ऑक्यूपेशनल राइनाइटिस। तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, जो नोजल म्यूकस है, जो मेम्ब्रेन है, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन कर रही है, तो उस जगह क्या हो जाएगा भाई, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाएगी, जिस वजह से भाई जो प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सोइलिंग, रेडनेस और सीवियर पेन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं हार्मोनल राइनाइटिस। तो भैया हार्मोनल राइनाइटिस की कंडीशन में क्या होता है, अब भाई हार्मोनल कंडीशन यानी कि कोई फीमेल पर्सन है, तो उसको क्या भाई प्रेगनेंसी टाइम पे मान लो, या फिर डिलीवरी टाइम पे मान लो, या फिर मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है उस टाइम पे मान लो, या फिर मान लीजिए चलो कोई ओवरी में, यानी कि किसी भी हार्मोनल कंडीशन, यानी कि इंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस कंडीशन में वही देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो इस कंडीशन में क्या है, यानी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन यानी कि हार्मोनल कुछ भी डिसबैलेंस हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आपको राइनाइटिस मिलेगा। अभी राइनाइटिस तो आप समझ गए होंगे कि जो नोजल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नोजल के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, नोजल म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, वो क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है, यानी सिक्रेशन करना फ्लूइड का। अब उस जगह क्या हो रही है, किसी भी पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी इंजरी से क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है, उसी को बोलते हैं भाई हम राइनाइटिस। ठीक है भाई, आगे हम देख लेते हैं ये इसके कुछ साइन एंड सिम्टम है, यानी कि पेशेंट को क्या क्या आपको लक्षण दिखने को मिलेंगे। तो नंबर पहला है जो है नोजल डिस्चार्ज। अब भाई नोजल डिस्चार्ज क्यों होगा, क्योंकि भाई ये तो मोस्ट कॉमन सिम्टम रहेगा, क्योंकि भाई क्या उसको दिक्कत है, नोजल के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन कंडीशन है, तो ओबियसली भाई नोजल म्यूकस डिस्चार्ज तो होना ही होना है। तो उसमें क्या होगा, एक तो फ्लूइड हो गया, पस हो गया, एप्सिस हो गया, म्यूकस हो गया, उसका डिस्चार्ज होगा यानी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं भाई नोजल कंजनाइटेशन, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, किसी चीज का रुकावट यानी कि ओबस्ट्रक्शन, यानी कि अब ये क्या है भाई, इस कंडीशन में क्या है, इन्फ्लामेशन कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या हो गया भाई, साइज नैरो हो गया, और जिसकी वजह से पस है, एप्सिस है, फ्लूइड है, वो म्यूकस भाई सीक्रेशन होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, जिसकी वजह से भाई सोलिंग, रेडनेस और पेन भी देखने को मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं भाई ईचिंग इन नोज और आइज, यानी कि आंख और नाक में क्या होगा, ईचिंग टाइप का होगा, यानी कि बहुत पेशेंट क्या इरिटेट हो जाएगा, कंफ्यूज वगैरह हो जाएगा, यानी कि इरिटेशन सा फील होगा उसको। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं माइल्ड पेन और फीवर, यानी कि उसके सिर के जो जो बीच में होता है, माइल्ड होता है, सीवियर होता है, और भाई और भी कंडीशन होते हैं जो पेन के होते हैं, तो उसको क्या होगा भाई, माइल्ड पेन होगा, सीवियर नहीं होगा। ठीक है भाई, और बुखार भी देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई उसको क्या है, रेस्पिरेटरी डिसीज के अंदर, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर पार्ट में क्या हो गया भाई, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो गया, तो उस वजह से भाई उसको क्या है कि फीवर वगैरह देखने को तो मिलेगा ही। ठीक है भाई, और भाई हेडेक मिलेगा, सिर में दर्द मिलेगा, शॉर्ट थ्रोट मिलेगा उसको। ठीक भाई, और स्नीजिंग मिलेगा, यानी कि छींक वगैरह आएगी, खांसी वगैरह आएगी। ठीक है भाई, और आगे हम देख लेते हैं ये कुछ इनके इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि क्या क्या हम टेस्टिंग एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है भाई, और इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस भाई सेम होता है, यानी कि इसके बारे में हम टेस्टिंग की ही हम स्टडी करते हैं। ठीक है भाई, तो नंबर जो पहला जो भाई दो मोस्ट कॉमन रहते हैं, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन, वो हर डिसीज़ में आपको करनी है, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप वीडियो के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि भाई इतना तो भाई आप में सेंस होना चाहिए कि कोई पेशेंट है, अगर आप उसकी फिजिकल और हिस्ट्री कलेक्शन से मालूम है 80% डॉक्टर क्या करते हैं, स्केल निकाल लेते हैं। डायग्नोसिस तो 80% इसी पे डिपेंड है, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन से। ठीक है भाई, और 20% भाई स्केल अपने अनुसार, यानी कि जो अच्छा लगता है उस टेस्टिंग को लिखते हैं। ये नहीं भाई कि अपना मन मुताबिक आपने भी उसने लिख दिया सीटी स्कैन,
आपने भी सीटी स्कैन लिख दिया, भाई कुछ तो हटके करो, यानी कि उससे हिस्ट्री कलेक्शन करो, फिजिकल एग्जामिनेशन करो। अब भाई आप लोगों ने, आपकी भी कोई गलती नहीं बेटा, आपने पढ़ा होगा तभी तो भाई आप करोगे। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जो हिस्ट्री कलेक्शन होती है, हिस्ट्री कलेक्शन में क्या होती है कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है, एक तो जनरल हिस्ट्री होती है, प्रेजेंट हिस्ट्री होती है, और फिर यानी कि फैमिली हिस्ट्री होती है। यानी हिस्ट्री में काफ़ी वो चीज़ होती है जो मेन मेन क्या रहती है, मैं बता दूं। यानी कि मान के चलो प्रेजेंट हिस्ट्री में यानी क्या क्या समस्या हो रही है, पेशेंट को दर्द वगैरह हो रहा है तो वो नोट डाउन कर लेना है। और फिर जो पास्ट हिस्ट्री है, यानी कि जो पास्ट, यानी कि कभी आप हॉस्पिटलाइज्ड रहे हो, हॉस्पिटल में एडमिट, कि आपको डायबिटीज़ वगैरह तो ना है, ब्लड प्रेशर की समस्या तो नहीं है, थायराइड नहीं है, यानी कि क्या आपको यानी कि फीवर वगैरह यानी क्रॉनिक टाइम से तो नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है, स्मोकिंग एल्कोहल वगैरह कंज्यूम तो नहीं करते। ये क्या है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम पूछते हैं पेशेंट से। और फिर आगे बढ़ते भाई फैमिली हिस्ट्री यूँ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है बाय बर्थ टू चाइल्ड में आ जाती है ये दिक्कत, तो वो भी हम जरूर हम लेते हैं, हर डिसीज़ में हम पूछते हैं। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या कंडीशन होती है कि पेशेंट की हाव भाव स्वभाव और लुकिंग देखते हैं, बात करने का तरीका देखते हैं, और भाई उसका चलने का, फिरने का, घूमने का, यानी कि अब भाई रेस्पिरेटरी के अपर पार्ट में इन्फेक्शन है तो कितनी एयरवे ब्रीथिंग ले रहा है, यानी कि कोई फ्लूइड यानी कितने अमाउंट में सीक्रेशन कर रहा है, कहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, कहाँ सीवियर पेन हो रहा है, कहाँ रेडनेस हो रहा है, और कितने अमाउंट में सीक्रेशन हो रहा है। तो यानी कि ये सारी चीज़ हम क्या करते हैं भाई फिजिकल एग्जामिनेशन में हम स्टडी करते हैं। आगे हम देख लेते हैं भाई, एक तो नंबर जो पहला है स्किन एलर्जी टेस्ट है। अब स्किन एलर्जी मैंने आपको बताया था टाइप में, एक तो एलर्जी होता है और नॉन एलर्जी होता है। तो हम क्या है स्किन एलर्जी हम टेस्ट करेंगे। और दूसरे नंबर पर भाई नोजल सिस्टोलॉजी, यानी कि ये इसके अंदर किस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, नोजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कंडीशन, जिसकी वजह से पस सेप्टिक फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है। अब उसका क्या है, हम किसी कलेक्ट करके किसी बोतल यानी कि बॉक्स में रखेंगे और उसको पैथोलॉजी लैब दे देंगे, और पैथोलॉजी लैब वाले अदर जहाँ टेस्टिंग वगैरह अवेलेबल हो बाहर जगह, क्योंकि दिल्ली नोएडा गुड़गांव ऐसी जगह टेस्टिंग यानी कि बड़े बड़े पैथोलॉजी लैब सेंटर रहते हैं, तो उस जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम एक्सरे करवा देंगे, नोज का एक्सरा और एमआरआई। अब भाई नोज का हम एक्सरा और एमआरआई इसलिए करवाते हैं भाई, आपको लगता है कि नोज मालूम है नोज के अंदर सबसे ज़्यादा आर्टरी वेन्यूल्स प्रेजेंट रहती है। आप लोगों ने तो देखा होगा कि नेक कोई थापड़ मार देता है तो मतलब नेक में कितनी सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है नाक से ही। तो भाई हम नाक की कोई बीमारी को हम हल्के में थोड़ी ना लेंगे, तो उसका हम प्रॉपर तरीके भाई एक्सरे करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, अगर एक्सरे में प्रॉपर विजन नहीं होगा तो एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, और बल्कि ब्लड टेस्ट, वही ब्लड टेस्ट हम इसलिए करवाएंगे यानी इन्फेक्शन कंडीशन है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, या कोई वायरल बैक्टीरियल है, तो उसके अंदर क्या होगा भाई सीबीसी यानी कि टोटल ब्लड काउंट के अंदर यानी टीएलसी होती है जिसको हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि कितने अमाउंट में ब्लड के अंदर इन्फेक्शन फैल रहा है, या यानी कि आरबीसी सेल कम तो नहीं हो रहे हैं। और भी टेस्टिंग है भाई जैसे कि एलएफटी, यानी कि पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको देखना है डायग्नोस करके। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं, ये कुछ इसके भाई ट्रीटमेंट है। अब हम ट्रीटमेंट में पढ़ लेते हैं एंटी हिस्टामिन, यानी कि एंटी हिस्टामिन ड्रग कौन से होते हैं जो एलर्जी को कम करते हैं, यानी कि एंटी एलर्जी भी हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें क्या है कि भाई एविल नाम से जो इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है 25 mg में। ठीक है भाई, इससे क्या करता है ये एलर्जी। अब भाई ये क्या है, ये एक जो डिजीज़ है वो एंटी एलर्जी भी है और नॉन एलर्जिक भी है। तो एलर्जी में हम एविल का ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो इसका जो साल्ट है एंटी हिस्टामिन हम बोलते हैं। ठीक है भाई, एंटी हिस्टामिन नाम से ले लो, या एविल इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाएगा या टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप लोग डर रहे होंगे कि भाई ये क्या बवाल है। ये भाई कोई बवाल नहीं है, जो हम मेडिकल में यानी कि अमाउंट में हम यूज़ करते हैं, यानी डोज को बढ़ाने में और इन्फ्लामेशन कवर करने के लिए, यानी कि जो सूजन बढ़ जाती है सीवियर कंडीशन में, यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में, जब हम इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हम यूज़ करते हैं यानी कि सूजन को कम करने के लिए। ठीक है भाई, और एलर्जी वगैरह को कम करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ब्लड चढ़ाते हैं, ब्लड प्रोसीजर होता है, तो हम एंटी हिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम रखते हैं, यानी कि एविल का इंजेक्शन और बीटामीथासोन और इथामीथासोन क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब इनमें से क्या करते हैं भाई, जैसे कि हमको दिखता है कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को ब्लड चढ़ाते समय, तो हम एविल हो गया और बीटामीथासोन को कंबाइंड करके हम तुरंत हम दे देते हैं। एविल का क्या काम है, क्या एलर्जी का।
ठीक है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या है, इन्फ्लामेशन का, यानी कि ये एलर्जी वगैरह को रोके और सूजन वगैरह को रोके, ठीक है भाई। तो आगे हम देख लेते हैं डिकंजनाइजेशन, यानी कि इस कंडीशन में क्या है, इसको हम इसलिए देते हैं यानी नोज के अंदर कंजनाइजेशन को रोकने के लिए। यानी कि अब भाई क्या है, इन्फ्लामेशन कंडीशन है जिसकी वजह से क्या है, नोजल म्यूकस में क्या सीक्रेशन हो रहा है, पस है, एब्सिस है, फ्लूइड है, यानी म्यूकस है, उसका जो सीक्रेशन होता है उसको सप्रेस करने के लिए यानी कि रोकने के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं, हम डिकंजेशन, ठीक है भाई। तो आगे हम देख लेते हैं 4वें नंबर पर म्यूकस थिन एजेंट, यानी कि म्यूकस थिनर एजेंट को हम इसलिए देते हैं जो म्यूकस का जो मेम्ब्रेन है वो सीक्रेशन कर रही है उसको थिन कर दे, उसको रिड्यूस कर दे, उसको रोक दे अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। जिसकी वजह से भाई ब्रीथिंग जो साइकिल होती है वो प्रॉपर सर्कुलेशन हो, इनहेल करे प्रॉपर और एक्सहेलेशन करे, कोई भी ओब्स्ट्रक्शन यानी कि किसी प्रकार की रुकावट ना हो, ठीक है भाई। तो आगे हम देख लेते हैं एंटी कोलिनर्जी ड्रग, यानी कि इसका मतलब ये है, इसको हम इसलिए देते हैं म्यूकस का जो सीक्रेशन होता है उसमें बहुत मोस्ट कॉमन इसका रोल यानी फंक्शन रहता है, ठीक है भाई। तो ये कुछ इसके ट्रीटमेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। भाई मैं जाने से पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि ये नहीं कि भाई ट्रीटमेंट में भाई यही है तो हम यही देंगे हम पेशेंट को, अदरवाइज हम कुछ नहीं देंगे। यानी पेशेंट के जो सिम्टम है, साइन है, उसके अकॉर्डिंग में हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो ओंडासिट्रोन हम दे देंगे, ठीक है भाई। अगर पेशेंट को मान के जो और भी कॉम्प्लिकेशन में पेन हो रही है, डायनापार दे देंगे, एंटीबायोटिक चला देंगे, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या मान के जो पेप्रासिलिन वगैरह, यानी कि इन्फेक्शन के हिसाब से, ठीक है भाई। कि और भी चीज़ हम चला देंगे यानी कि डाइजेशन करने के पेंटोप्राजोल जो इंजेक्शन फॉर्म में आता है, ठीक है। और भी साल्ट होते हैं भाई, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेसोप्राजोल, रेपिप्राजोल, यानी कि ये सारे क्या होता है, डाइजेशन एंटीबायोटिक को डाइजेशन करने के लिए ये हम साथ में हम देते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है भाई। और हम नेबुलाइजर भी हम दे सकते हैं प्रोसीजर को, ठीक है, नेबुलाइजर से कर सकते हैं पेशेंट को। और भाई ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगे, नॉलेज वाली, तो प्लीज़ भाई लाइक कीजिए जिससे कि भाई हमको अच्छा लगे, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि और भी आप तक जल्दी से जल्दी वीडियो, और भाई बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे कि और भी नोटिफिकेशन आप तक आते।